घर से बाहर नहीं निकल पाती है, अब देश से बाहर निकली है और आपने इंस्पायरिंग माइंड करके बुक भी लिखा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि बुक लिखने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला और वो बुक से आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? जब मैं लिखने बैठी तो धीरे धीरे मैंने स्ट्रक्चर किया अपनी स्टोरी को। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अच्छा इसका टॉपिक ये होगा। आप मिसेस इंडिया 2021 में भी रनर अप रही है। मतलब मेरे लिए ना ये था कि अच्छा इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियां भी हो सकती हैं जो शादीशुदा हैं। कभी किसी मोमेंट पे फील होता है कि नहीं यार मुझे भी IAS बनना चाहिए था? मैं ये सोचती हूँ कि मैं इंडिया की नंबर 1 IAS ऑफिसर बनती। लोगों आज से आपके बारे में अगर कोई कविता श्रोटिया अगर सर्च करते हैं गूगल पे चैट आता GPT है। पे, कोई भी इंसान को ना आज का शाहरुख खान पसंद आता है, स्ट्रगलर शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता है। हर इंसान को सक्सेस स्टोरी सुनना हाँ बिल्कुल। पसंद है, कोई फेलियर स्टोरी नहीं सुनना चाहता। कोई भी इंसान आपको जिस लेवल पे देख रहा है, आप स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, क्या प्रेजेंट मोमेंट में आपको एक रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के तौर पे देख सकते हैं? झांसी में पैदा होना इतने गर्व की बात है हाँ कि उस मिट्टी में अगर हम पैदा होते हैं झांसी में, तो उससे ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे अंदर आया होगा। परिवार का पुरुष आगे बढ़ता है तो सिर्फ पुरुष आगे बढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट भी काफ़ी यूनिक और ख़ास होने वाला है। मैंने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन उन सारे पॉडकास्ट में मैंने सारी गेस्ट कहने के मैन और एक ऐसे पर्सनालिटी को बुलाया जो एक अलग लेवल पे अचीवमेंट को अचीव किए हुए। लेकिन आज के हमारी जो गेस्ट है वो एक वुमेन है जो कहते हैं कि अगर कोई भी समाज में कोई भी परिवर्तन होता है तो महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन उनको समाज में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी जुड़ी हुई है उनकी अचीवमेंट काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग है। सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे ये अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जनरल मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मिसेस इंडिया 2021 में ये रनर अप भी रह चुकी है और ये को ऑथर भी है और ये 25 से ज़्यादा देशों में भी ट्रैवल कर चुकी है। तो इनसे आज हम पूरी तरीके से रूबरू होंगे। आज की हमारी जो गेस्ट है कविता मैम। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद शुभम जी, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मुझे भी नहीं पता था मेरी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, जो कि बहुत छोटे लेवल से मैंने शुरुआत की है। मैंने एक छोटे शहर झांसी से शुरुआत की। मैंने छोटे गांव में मेरे पापा रहते थे, फिर झांसी आए, उन्होंने जॉब की पुलिस में। बड़ा परिवार था, 20-25 लोगों का परिवार था और उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, लड़के थोड़े कम थे। तो लड़कियों से ज़्यादा किसी को इतना कोई एक्सपेक्टेशन कुछ थी नहीं कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा BTC कर लो, B.Ed कर लो, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर बन जाओ किसी यूनिवर्सिटी में या छोटे अपने शहर में स्कूल में पढ़ाने लगो। तो इतना ज़्यादा लाइफ में इतना ज़्यादा चेंजेस मैंने देखे हैं कि अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि यस, आई हैव अचीव समथिंग। बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी बात है कि आप एक महिला हैं और महिलाओं को समाज में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई सारे, अगर हम पहले भी एरा में देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक अलग तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप एक महिला हैं, आपके कई सारी अचीवमेंट रहे, जैसे कि आप यहाँ पे जनरल मैनेजर, आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में, और आपको ऑथर भी रह चुके हैं और आपने मिसेस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया है। इतने सारे अचीवमेंट हैं। तो मैं जानना चाहूँगा एक छोटे से वाक्यों में कि आपका ये जो सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने का, बचपन से लेकर अभी तक, वो कैसा रहा है और किस तरीके से आपके जीवन में ये मुकाम आपने हासिल किया है? देखो, लाइफ में जो भी सक्सेस होती है ना, वो हर इंसान के लिए डेफिनेशन अलग होती है सक्सेस की। हो सकता है कि जो आज तक मैंने अचीव किया हो वो मेरे लिए सक्सेस हो, बट हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है उनके लिए तो ये कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। बिल्कुल। जैसे एक लड़की एक जन्म लेती है तो उसके लिए पहले बात तो फैमिली के लिए कितनी हैप्पीनेस का मोमेंट होना चाहिए। बट कुछ लोगों के लिए एक बर्डन होता है, कुछ लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मेंबर होता है, कुछ लोगों के लिए जैसे अगर सिंगल चाइल्ड है तो अरे लड़की है तो वो लक्ष्मी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, बर्डन इतना ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर है, उनके यहाँ पे ऑलरेडी मेरे फादर की ऑलरेडी 7 बहनें थी,
तो मैं 7 बहनें थी, 7 लड़कियों की शादी करनी थी उनको, क्योंकि मेरे फादर सेकंड नंबर के थे अपनी फैमिली में। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या है कि मेरा होना उनके लिए प्राउड मोमेंट था, बट बहुत सारे लोगों के लिए मैं बर्डन थी। मेरे फादर ने जो भी मेरे लिए सोचा था वो इतना नहीं सोचा था जो आज मैं हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा था कि पढ़ाना है और शादी करनी है, ठीक है। जब लड़की पढ़ के शादी के लायक हो जाती है तो लोग सिर्फ लड़का ढूंढते हैं, उसके लिए जॉब नहीं ढूंढता कोई, ठीक है। तो जॉब मैंने अपने लिए खुद क्रिएट की है। पढ़ाई मैंने झांसी से बैचलर ऑफ साइंस किया है, फिर मैंने लखनऊ में आगे पढ़ाई की है, MBA इंटरनेशनल बिजनेस किया है। शुरुआत मैंने एज अ एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल बिजनेस से की थी 2008 में। तो 17 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ। ओके। और धीरे 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 मैंने असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, अब जनरल मैनेजर, स्टेप बाय स्टेप। बिकॉज आपके जब गोल्स बड़े होते हैं ना तो आपको उनको ब्रेक करना चाहिए ना, कि आप एकदम तो नहीं बन जाते ना, आपको पेशेंस रखना चाहिए। और धीरे 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 करके यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ वो बहुत सारे पैट्रियार्कल जो माइंडसेट होता है उनको ब्रेक करना, बहुत सारे रूढ़िवादी सोच को और फैमिली के बैरियर्स को तोड़ना। बट फैमिली भी आपको तब तक सपोर्ट नहीं करेगी जब तक आप उनको कुछ करके नहीं दिखाओ। बिल्कुल। तो पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। मैं ऑलमोस्ट मेरे जितने भी मार्कशीट्स हैं मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है कि मेरी फर्स्ट रैंक ही आई है क्लास में। और मैंने UPTU में 287 रैंक थी मेरी, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो मैं 287 रैंक के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो पापा का भी थोड़ा पैसा कम खर्च करवाया मैंने। अच्छा। और जॉब के लिए मैं जब दिल्ली आई तो मैंने खुद से जॉब ढूंढी, वॉक इन इंटरव्यूज़ दिए और खुद से संघर्ष किया। किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पे रही, उनके यहाँ पे उनका सपोर्ट लिया, फिर PG में रही, फिर रूम लेके रही। तो धीरे 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 करके फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ अभी तक जो भी मैं हूँ वो बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट, अपने दृढ़ निश्चय, बिकॉज ऑफ माई फर्म बिलीव अबाउट माई सेल्फ। एंड मैंने अपने गोल्स को बहुत अच्छे से बारीकी से जाना है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और सबको बहुत अच्छे से मैंने डील किया है, चाहे फैमिली हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो। तो ये लाइफ अभी तक की जर्नी मैं कहूँगी कि अभी तक मैंने जो अचीव किया है वो अभी हाफ ऑफ माय ड्रीम्स हैं। अभी भी मेरे आधे अधूरे ड्रीम्स हैं जो कि मैंने शायद अभी पूरे नहीं किए हैं और मैं करना चाहती हूँ अभी। और भी जितने वो ड्रीम्स हैं मेरे, लिखे हुए हैं। ओके मैम, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जितना मैंने आपके बारे में गूगल पे सर्च किया है, आप ChatGPT बताइए, उसके अलावा भी मुझे आपके एजुकेशन से कुछ अलग सीखने को मिलेगा। जैसे आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि आपका इतना रैंक था, तो ये एक अच्छी बात होती है। और आपने एक और यहाँ पे बात बताई जो कि मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने बताया कि कोई भी स्टूडेंट होता है या कोई भी इंसान जब इनिशियल फेज़ में होता है, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आपने एक वहाँ पे बिल्कुल सही बात बताई कि अगर हम पेरेंट्स को जब तक प्रूफ नहीं करेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं, तो तब तक आपके पे पेरेंट्स कैसे बिलीव करेंगे। तो आप अगर किसी इंसान को लगता है, जैसे कि अभी आपकी तरह कोई भी इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, वो एक इनिशियल फेज में स्ट्रगल कर रहा है, अगर किसी को ये लगता है कि उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स की अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन होती है। कोई लोअर इनकम ग्रुप का होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई अपर मिडिल क्लास होता है। तो जब हम लोअर इनकम ग्रुप के होते हैं तो फैमिली के पास एक बजट होता है। जैसे फैमिली का जो बजट होता है वो मैक्सिमम बजट कोई भी पेरेंट होता है वो पढ़ाई में बच्चों की इन्वेस्ट करना चाहता है। 50% तो उनका पढ़ाई में चला जाता है, 30% उनका राशन में, और 10% 20% वो सोचते हैं कि इमरजेंसी बजट होता है ना, जैसे कि कभी किसी को बीमार पड़ गए, कुछ हो गए, फिर किसी की शादी आ गई घर में, और रिश्तेदार मांगने आ गए पैसे की, लड़की की शादी है, इसकी शादी है। तो मेरे फादर के ऊपर इतना बजट क्राइसिस था कि वो कभी कभी उनको लोन लेना पड़ता था लोगों से, उधार पे लेना पड़ता था ना, आड़ती ब्याज पे उनको लेना पड़ता था। इवन उन्होंने बहुत बार अपना PF भी तुड़वाया है लड़कियों की शादी के लिए, ये वो। बट क्या हुआ कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी कि क्योंकि मेरे पास कोई राह नहीं थी, मेरे पास कोई पाथ नहीं था कि जिसको मैं फॉलो कर सकूं। जैसे कि मैं IAS बनना चाहती थी। अब झांसी में उस समय IAS की कोई कोचिंग नहीं थी,
क्योंकि मैं जब 2001 में मैंने 10th किया, 3 में मैंने 12th किया, तो उस समय मुझे कोई नज़र नहीं आया कि कोचिंग कोई बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर हैं। और मैंने सिर्फ उस समय ये सोचा कि मैं कैसे इस घर से निकलूं, हाँ, मतलब बिल्कुल। मैं कैसे एक झांसी से निकल के मैं दूसरे शहर में निकलूं। तो उसके लिए मैंने जो भी मेरे मेंटोर्स थे, जैसे मेरे कोई सीनियर्स थे कॉलेज में, या मेरे कोई रिश्तेदार थे जिनको मैं सोचती थी कि यार ये तो बहुत अचीव कर रहे हैं कुछ, है ना, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है। तो हमें अपने मेंटोर्स आसपास ढूंढने चाहिए और अच्छे लोगों के साथ रह के एक कोई रास्ता निकल जाता है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपने कोई कोर्सेज में आपने ज्वाइन कर लिया, या आप अपने शहर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्क्स और परसेंटेज से ही आप एडमिशन ले सकते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो पहले तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करो, अपने क्लास में टॉपर्स में तो रहना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 10 में तो आओ, और एटलीस्ट और जितना ज़्यादा हो सके टीवी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं, या प्रिंट मीडिया है, जितना भी आप पढ़ोगे, जितना देश विदेश के बारे में पढ़ोगे, उतना आपका दिमाग खुलेगा। बिल्कुल। जैसे मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग कब खुला था, जब मैंने एक उड़ान सीरियल था जिसमें एक महिला IPS ऑफिसर, मैं भी ये इसके बारे में सुना हूँ कि उड़ान सीरियल था जिसमें कि वो महिला IPS ऑफिसर थी, और उसने कैसे अपनी फैमिली के रोड ब्लॉक्स और गांव से उसने कैसे IPS बनी वो। फिर एक सीरियल था आरोहण, उसमें ना पल्लवी जोशी और शेफाली शाह थी, जिसमें कि 2 महिला नेवी ऑफिसर्स बनी। ओके। तो वो सीरियल ना मेरे दिमाग में था, और वो सीरियल इसलिए था क्योंकि मैंने दुनिया ना दूरदर्शन में देखी है। मैंने दुनिया को, जब पहले दुनिया आप कैसे देखते थे, टीवी के थ्रू, क्योंकि बाहर आप जा नहीं सकते, उतना मोबाइल फोन भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, गूगल था नहीं, और रिश्तेदार सारे गाँव से थे ज़्यादातर रिश्तेदार ना वो थे, कोई या तो पुलिस में थे, या कोई टीचर थे, या उनके पास ज़मीन थी और वो खेती बाड़ी करते थे। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था किसी ने MBA किया हो या कोई बाहर पढ़ने अच्छे गया पोस्ट पे ऑफिसर हो। एक्चुअली उस छोटे शहरों में क्या होता है, सरकारी नौकरी, पुलिस होता है, आर्मी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आर्मी पुलिस तो बहुत नॉर्मली होते हैं ना वहाँ पे। आज के समय में सोशल मीडिया जो इतनी तरीके से डेवलप किया, इनहेंस किया, आज जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, आज लोगों का विजन खोला है कि नहीं बेहतर चीज़ों के लिए, चाहे वो IAS ऑफिसर के लिए हो, नीट के लिए हो, IIT के लिए हो, ये सब कहीं कि सोशल मीडिया की वजह से इसका एक्सप्लोरेशन बढ़ा है। पहले इतना नहीं हुआ करता था। जो लोग हम लोग लोकल लेवल पे गांव वगैरह में देखते थे कि अगर कोई आर्मी फील्ड में है तो हम आर्मी की तरह बनना चाहते थे, और अगर किसी भी फील्ड में तो हम उसके तरह बनना चाहते थे। पर ये है ना कि उस समय टीवी में भी, जैसे दूरदर्शन, हमारे यहाँ तो DD1 ही था, क्योंकि DD2 के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे पापा इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो कहते थे DD1 ही देखो। तो मैं लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, DD न्यूज़ वो ज़्यादा देखती थी। तो मेरा जो इन्फ्लुएंस ना अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा रहा। और उस समय तो और भी टीवी चैनल्स होते होंगे, बट आपका सोशल मीडिया में भी आप क्या देख रहे हो वो मैटर करता है। सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ है, इवन यूट्यूब पे भी बहुत कुछ पड़ा है कंटेंट, बट वो कंटेंट क्या आपके लिए यूजफुल है वो हमें फिल्टर करना है। बिल्कुल। मैम, अभी मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, तो आप 25 कंट्री से ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी हैं और वहाँ पे बिजनेस हैंडल करती हैं। yes. आप एक महिला हैं, कहा जाता है कि महिला घर से बाहर नहीं निकल पाती है, अब देश से बाहर निकली हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? देखो, मैं घर से बाहर जब छोटे शहर में झांसी में थी, तो हमें 8 बजे के बाद अलाउड नहीं था घर से निकलना, बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। और मेरे पापा पुलिस में थे, तो पूरे दिन वो सिर्फ वो कंप्लेंट्स ही लिखते थे, और जो भी न्यूज़ उल्टी सीधी खबर ही, और क्रिमिनल्स को ही पकड़ते थे। तो उन्हें लगता था पूरी दुनिया में क्राइम ही है। बिल्कुल। तो वो बहुत डरते हुए उन्होंने पहली बार मुझे घर से बाहर भेजा जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई MBA इंटरनेशनल बिजनेस। तो वो उनके लिए बहुत टफ था डिसीजन लाइफ का। उनके लिए ऐसा था जैसे लड़की को विदा कर दिया ससुराल। बिल्कुल। उनको लगा अब ये वापस नहीं आएगी, बिकॉज उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था ना। बिल्कुल। तो वो जो कॉन्फिडेंस आया घर से बाहर निकल कर, नंबर 1 वो आया कि मैं हॉस्टल में रही, खुद से मैनेज किया, खुद से पढ़ाई की। फिर उसके बाद और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अपना दिल्ली में जॉब करी 3-4 साल, और दिल्ली में जॉब करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। बहुत कॉन्फिडेंट मैं तब भी नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट अपनी लाइफ की पहली जो विमान यात्रा करी है वो इंटरनेशनल करी है। अपनी लाइफ की जो भी कहते हैं ना विमान में, सबसे पहले मैं शंघाई गई थी 2014 में ऑलमोस्ट।
तो मैं ग्रुप में गई थी, तो ग्रुप में जाके जैसे कि अपने सीनियर्स के साथ सीखना कि कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे डिफरेंट कल्चर में लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो क्या चाइनीज़ लोगों से कैसे डील करना है, क्योंकि शंघाई में इवन चाइना में ना बहुत ही कम पॉपुलेशन है जो 100% इंग्लिश आती है, उसमें अभी भी 80% लोग चाइनीज़ में ही कम्युनिकेशन करते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे टैक्सी वगैरह वाले भी इंग्लिश नहीं जानते, तो वो सब आपको कैसे आपको अपना एड्रेस होटल का कैसे चाइनीज़ में लेके चलना है, करेंसी कैसे मैनेज करनी है, होटल में कैसे मैनेज करना है, फूड कैसे मैनेज करना है, वो मैंने वहाँ से सीखा, अपने सीनियर्स से सीखा और सीनियर्स का काफ़ी सहयोग रहा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अकेले ट्रैवल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी कंपनी ने बोला कि आपको बिज़नेस बढ़ाना है, तो मैंने जितनी वर्ल्ड की टफ कंट्री अब अगर आप सोच सकते हो खतरनाक में जैसे नाइजीरिया बिल्कुल मैं अकेले ट्रैवल की हूँ, सूडान है जैसे जहाँ पे अभी वॉर चल रहा है, अब कोई कहेगा सूडान क्या करने गई थी, तो सूडान में हमारा क्योंकि एग्रोकेमिकल्स का और एग्रीकल्चर का एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो उस समय स्थिति अच्छी थी, आज की जैसी नहीं है, मतलब स्टेबल इकनॉमी थी। तो हर कंट्री को हम पहले स्टडी करते हैं, उसकी इकनॉमी के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में, उसके पैरामीटर्स के बारे में, फिर हम मेरा अपना कुछ सपोर्ट नेटवर्क होता है, वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मैं होटल्स के बारे में अच्छे से स्टडी करती हूँ, अपने साथ करेंसी ले जाना, मोबाइल नेटवर्क चेक करना, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करना, और सारा एक प्लान होता है, बिना प्लान के नहीं जाती क्योंकि ये रिस्की है ना। बिल्कुल, और वहाँ पे आपको वहाँ के ना कल्चर के बारे में पता है ना वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पता है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्की होता है कि अगर हम वहाँ चले गए तो काफ़ी कुछ मैनेज करना। बिल्कुल, आपके पास जैसे कि बहुत सारे लोग पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनवाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैवल करते हैं कंट्री में। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने कई सारे कंट्री में ट्रैवल किए हैं और लगातार अभी भी ट्रैवल कर रही हैं, तो जब ट्रैवल करती हैं तो वहाँ के कल्चर काफ़ी अलग होते हैं, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं और आपको इंडिया के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में क्या डिफरेंस देखने को मिला? तो हर कल्चर टोटली अलग होता है क्योंकि इन्फ्लुएंस बाय रिलीजन होता है। बिल्कुल मैम, लैंग्वेज का भी कल्चर लैंग्वेज है, जैसे किसी कंट्री में मुस्लिम कल्चर है, अरबिक लैंग्वेज है, किसी कंट्री में बहुत रिजर्व्ड पहनावा है, आप खुला मतलब कपड़े रिवीलिंग क्लोथ नहीं पहन सकते, और किसी कंट्री में लड़कियों से हैंडशेक भी नहीं करते, प्रोटोकॉल्स काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो आपको हर कल्चर को पहले आपको देखना है कि उस कंट्री में क्या लिमिटेशंस हैं, वहाँ पे कैसे कपड़े पहनना अलाउड है, कैसे नहीं अलाउड है, वहाँ पे बिजनेस एटिकेट्स क्या हैं, वहाँ मीटिंग के एटिकेट्स क्या हैं, वहाँ पे आपके एजेंडाज आपके मीटिंग के क्या रखने हैं आपको। तो पहले क्या है ना, उस कंट्री का पूरा कल्चरल, इकोनॉमिकल, फिनेंशियल, पॉलिटिकल एनालिसिस ऑल्सो, अगर वो कंट्री में मान के चलो कि मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स है और वहाँ पे मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट इन्फॉर्मेशन, है ना। तो उस कंट्री को पूरा तरीके से एनालाइज करके फिर आपको ये देखना है कि वहाँ पे अगर मेरे को कुछ हो जाए तो आपके पास इंडियन एम्बेसी का वहाँ का नंबर होना चाहिए। फिर आपके पास एक दो कॉन्टैक्ट्स आप सोचो कि कौन हो सकता है, मतलब पोटेंशियल अगर क्लाइंट है, आपको पता है कि वो कस्टमर से मुझे मिलने जाना है और उस कस्टमर को मैंने मीटिंग फिक्स कर रखी है, तो उस कस्टमर के साथ कंटिन्यूसली आप कॉल पे रहिए या उसका नंबर रीचेबल होना चाहिए, एक दो लोगों का आपके पास एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा तो देखो, जैसे आर्मी वाले, रॉ वाले, सीबीआई वाले थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, आपको भी पूरा किससे मीटिंग करने जा रहे हो, वो सही है इंसान है नहीं है, वो सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है वहाँ पे, पता चला आप ऐसे एरिया में चले गए वहाँ पे एक बंदे का नाम भी नहीं है। अब जैसे इजिप्ट है या बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ पे आप ट्रैवल करते हो ना, सड़क पे आपको चारों तरफ डेजर्ट नज़र आता है, रेगिस्तान। अब वहाँ पे कुछ हो जाए तो आप कहाँ किसको कॉल करोगे? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की पुलिस को भी तो इंग्लिश कनेक्शंस नहीं रहते हैं, वहाँ की पुलिस को हो सकता है इंग्लिश ना आती हो। आप कॉल करो किसको करोगे? मैम अब जैसे अभी सोशल मीडिया है, चैट जीपीटी वगैरह, काफ़ी ज़्यादा वॉइस चेंजिंग वगैरह करके आप बात कर सकते हैं, मिक्सर वगैरह जो होते हैं। तो क्या अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो, अगर मान लीजिए कोई इंसान फंस जाता है फॉरेन में जाके, तो क्या उसके पास इंस्टेंट मोमेंट में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उन चीज़ों से बाहर निकल सके? देखो, अब अगर आप फॉरेन में भी जैसे मान के चलिए, आप सबसे पहला रिस्क होता है कि आप एयरपोर्ट से निकले और आपको वहाँ पे आप गलत टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी वाले ने आपको बंदूक दिखाई और आपका पैसा ले लिया। ये तो इंडिया में भी काफ़ी सुनने को मिलता है। तो आपका सबसे पहले ये है कि जब भी आप होटल बुक करिए तो टैक्सी हमेशा होटल जो रिलायबल होटल हो, रिलायबल साइट से करो, और उससे ही होटल वाले से बोलो कि आप टैक्सी मेरे को भेज दो विद ड्राइवर विद देयर फ़ोन नंबर।
फिर उसके बाद करेंसी, आप बहुत ज़्यादा करेंसी लेके ना चलें, मतलब हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी आप सोचो कि मैं 4-5 लाख रुपए इंडियन करेंसी यूपीआई वगैरह हाँ, ज़्यादा नहीं। अगर यूपीआई वहाँ यूज़ नहीं हो, हर कंट्री में यूपीआई नहीं है, आप लिमिटेड फॉरेक्स को एक्सचेंज करिए और आप अपना इंटरनेशनल जो अपना आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें एक्टिवेट कर लीजिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो होती है ना। और आप अगर आपको बहुत फॉरेक्स की ज़रूरत है तो आप एटीएम से भी निकाल सकते हैं वहाँ जाके। और बहुत ज़्यादा कैश लेके नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूँ, गोल्ड चेन और ये हाई फाई मोबाइल। यू हैव टू बी लिटिल वेरी नॉर्मल पर्सन। और सड़क पे ऐसे नहीं घूमना है, वहाँ पे जब होटल वालों से चेक करना है कि मैं रात के 8 बजे के बाद निकल सकता हूँ। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन वगैरह कोई देखो, हम जब ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री में, अगर हम घूमने के पर्पज से करते हैं तो वो कंट्रीज अलग ही होती हैं। हम एज अ टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, और फैमिली के साथ जाते हैं, 2-4 दोस्त जाते हैं। सोलो ट्रैवलर हो तो भी तो सोलो ट्रैवलर बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं कभी देखना कि वो कोई रिच पर्सन बिलेनियर बन के नहीं जाता। सोलो ट्रैवलर बहुत लाइट पैक करके जाते हैं। और जब हम बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं तो हमें थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत लो प्रोफाइल लेकर रहना है। बहुत शो ऑफ नहीं करना है कि एयरपोर्ट पे जाके भी शो ऑफ कर रहे हैं, बाहर भी टैक्सी वाले के साथ ज़्यादा अपने बारे में बात बता रहे हैं। और इवन होटल में भी ज़्यादा पार्टी, किसी रैंडम पर्सन के साथ पार्टी में नहीं जाना है। हाँ बिल्कुल। मतलब आप बाहर जाइए, अपना काम करिए, अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करिए, बिजनेस करिए। अगर आपको अलग से घूमना जाना है तो वो बाद में करिए, या अलग से उसका ट्रैवल अच्छे से उसको प्लान बनाइए और किसी कस्टमर के साथ, किसी क्लाइंट को, लोकल को बोलिए कि आपको घूमने जाना है तो वो आपके साथ जाएगा, है ना। तो इतना कोई रोमांचक जगह नहीं है कि हम हर कंट्री को बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं। इवन आप तो यूरोप में भी काफ़ी रिस्की हो गया, जैसे फ्रांस जैसी सिटीज़ में भी बहुत मगिंग हो गई है। लोग रात में वॉलेट छीन लेते हैं, बंदूक दिखा देते हैं। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी पैरामीटर्स को हम ये नहीं देखेंगे कि कोई कंट्री गरीब है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा क्राइम होते हैं, अमीर है तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अब मैम रिसेंटली में भी हमारा जो इंडिया है वो 4th इकोनॉमिकल वो जीडीपी में ग्रोथ किया है और 4 लाख ट्रिलियन डॉलर समथिंग जीडीपी हमारा भी इंडिया का बना है। तो मैम क्या अगर कोई आप जैसे अच्छे जीडीपी वाले या ये डेवलप्ड कंट्रीज से अगर आप जैसे इंडिया से जा रहे हैं तो क्या इसका इफेक्ट भी आपको अदर कंट्री में देखने को मिलता है? अगर आप अच्छे कंट्री से बिलोंग करते हैं और आप कोई अदर कंट्री जा रहे हैं, क्या उस कंट्री में आप किसी भी इंसान का बिहेवियर कंट्री को भी देख के होता है? कंट्री को देख के देखो, हर कंट्री के पॉलिटिकल रिलेशनशिप अलग है हर कंट्री के साथ, और पॉलिटिकल टेंशन से लोकल लोग इम्पैक्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल। बट कुछ कंट्री जैसे इंडिया है, जैसे इंडिया को लोग पसंद करते हैं। इंडिया हर किसी के साथ एक न्यूट्रल बॉन्डिंग है सबके साथ। बट ये है कि इंडियंस को भी अपनी कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपने कल्चर को, बिहेवियर में, एटिकेट्स के साथ। जैसे मैं जब भी इजिप्ट गई हूँ आज तक, तो मेरे को ऐसा लगता फ़ैन हूँ मैं वहाँ पे। मैं सेलिब्रिटी फील करती हूँ अपने आप को, क्योंकि वहाँ के लोग इंडियन मूवीज़ देखते हैं। सब लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं, करीना कपूर को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं। तो मैं जब साड़ी पहन लूँ अगर इजिप्ट में, तो मेरा हर दूसरा बंदा मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाता है। और वहाँ पे ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे मेरे कुछ दोस्त और क्लाइंट बोलते हैं कि कविता साड़ी मत पहनना। अगर साड़ी तुमने पहन ली, वो इंडियन कल्चर को वो पसंद करते हैं। हाँ, इंडियन कल्चर में देखो, इंडिया की कुछ ऑथेंटिसिटी है ना, इंडिया का फूड है, जैसे इंडिया का कल्चर है, इंडिया के एटिकेट्स हैं, हम कैसे नमस्कार करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। अगर हम उस चीज़ को आगे बढ़ें तो हमारा अच्छा से सत्कार होगा। अगर हम गलत चीज़ों को लेके जाएंगे वहाँ पे, है ना, तो हमें हो सकता है लोग अप्रिशिएट ना करें। बिल्कुल मैम। और आप देख रहे हैं कि भी प्रेजेंट मोमेंट में हमारे जो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो कई कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं और वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं अदर कंट्री में जाकर, और लोग उनसे जुड़ना पसंद करते हैं। तो कहीं कि ये चीज़ें भी कहीं कहीं देखने को अच्छी मिलती है। मेरे को लोग बोलते हैं, पहले से भी बोलते थे कि मदर इंडिया फॉर एग्जांपल। मैं जैसे कि मैं बहुत वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, मैं बाहर नॉनवेज नहीं खाती, क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ कल्चर ना, इंडिया कल्चर में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन ही होते हैं। तो और मेरा जो साड़ी पहनना जैसे, या मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ, तो उनको पसंद आ रहा है। दे वॉन्ट टू मीट मी। बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं। तो वो क्या है कि मैं अगर कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो लोग चाह रहे हैं कि कविता इंडिया से है, तो फिर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी कर रही हूँ, अपनी सोसाइटी को भी कर रही हूँ, अपने
हस्बैंड को भी कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल। वो देख रहे हैं ना कि कैसे तुम्हारी परवरिश हुई है, हाउ यू आर एज अ पर्सन। क्योंकि कोई भी कस्टमर क्लाइंट पहले आपसे जुड़ना चाहता है, बाद में आपकी कंपनी से। हाँ बिल्कुल। और कहा जाता है कि आप जो पहले होते हो कनेक्शन, वो कंपनी तो बाद में, पहले आप खुद को रिप्रेजेंट खुद को करते हो। रिप्रेजेंट करते हो। बिल्कुल। और मैम अभी जिस तरीके से आपने काफ़ी कुछ बताया कंट्री के बारे में, आपका जैसे बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं थोड़े से इंट्रोडक्शन में थोड़े से शब्दों में जानना चाहूँगा कि आपका आखिर बिजनेस फ़ॉरेन में कैसे बिजनेस को आप हैंडल करते हैं? देखो, इंटरनेशनल बिजनेस इस तरीके से समझेंगे कि डोमेस्टिक में हमारा मार्केट इंडिया है, तो हाँ। हमारे कस्टमर इंडियन हैं, हमारे पास डिफरेंट आपका वर्क क्या रहता है वहाँ पे? रीजन्स हैं, टेरिटरीज इंडिया में। तो इंटरनेशनल बिजनेस में जब हमारा काम होता है, बेसिकली होता है मार्केट को फाइंड आउट करना कि हाँ। हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्केट सही है। हाँ जैसे मान के चलिए हम कुछ भी बेचना चाह रहे हैं, हाँ। तो उस प्रोडक्ट की डिमांड है वहाँ पे। हाँ डिमांड है तो उस कंट्री में कितना कंपटीशन है, कितने लोगों का माल जा रहा है इंडिया से या विदेशों से, फिर उसमें उनको क्या चाहिए, उसमें क्या बिल्कुल। प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी रेगुलेशंस क्या है, उसमें कोई ड्यूटी तो नहीं लगती, या उसमें कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं चाहिए उनको, इम्पोर्ट परमिट्स तो नहीं चाहिए। हाँ। तो लोकल रेगुलेशंस के साथ साथ लोकल कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट रिसर्च, और उस कंट्री में पेमेंट्स का क्या है, पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं, कहीं उस पर सैंक्शंस तो नहीं लगे हैं उस कंट्री पे, और इंडिया का क्या रिलेशनशिप है, माल किस पोर्ट से जाएगा, क्या फिजिबिलिटी है कि नहीं है। पता चला हमने ये कॉस्टिंग निकाली, पता चला वहाँ पे तो वो डबल भी हो गई, और वहाँ पे लोकल में जो प्रोडक्शन हो रही है वो उससे चीप हो रही है, तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तो पूरा पैरालिसिस हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो इसमें इंटरनेशनल सेल्स में क्या है, एक तो चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपको उस मार्केट का एक्सपीरियंस है, आपके लोकल कनेक्शंस है, आपका नेटवर्क है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है आसानी से। और अगर प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो लोग आपको, कंपनी को जान पाएंगे। अगर आप ग्लोबली रिप्रेजेंट कर चुके हैं किसी एग्जीबिशंस में, या आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की आप होता है ना एडवर्टीजमेंट कर चुके हैं, या आप वहाँ पे कस्टमर्स को मतलब कनेक्शंस बना के उनको कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी इंक्वायरी को लीड में, तो वो सबसे मेहनत वाला काम है, मार्केट डेवलपमेंट। ओके। उसके बाद सेल्स तो हो जाती है। मतलब प्रोडक्ट एक बार रजिस्टर्ड हो गया, एक बार वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, वहाँ पे अपने ब्रांड इस्टेब्लिश कर दिया, तो सेल्स क्या है, इट्स लाइक अ सप्लाई चेन। बिल्कुल मैम। जिस तरीके से आपका मोस्टली वर्क एक्सपोर्ट का होता है, कोई भी कंट्री में कहा जाता है अगर कोई भी कंट्री को अगर ग्रोथ करना है या जीडीपी उसका अगर बेहतर करना है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि इंपोर्ट ज़्यादा मैटर करता है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। और किसी भी कंट्री के लिए इंपोर्ट करने के लिए और किसी भी कंट्री में ज़्यादा इंपोर्ट होना कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि कोई भी कंट्री के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या बैलेंस होकर चलना चाहिए जो बेहतर हो? इंपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए, हर कंट्री सोचती है कि मेरा ट्रेड डेफिसिट कम हो। हाँ बिल्कुल। और मेरा फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल। तो इंडिया में भी हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और कोई भी मिनिस्टर होगा, कोई भी फिनेंस मिनिस्टर होगा, वो हमेशा चाहेगा कि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। और मैम अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो कहीं नहीं कि हमारी जो करेंसी है तो उसका भी स्ट्रांग वो होता है यहाँ से नहीं। जो अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बाहर भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारे को डॉलर के रिजर्व्स तो कम होंगे। हाँ बिल्कुल। तो हमें जब एक्सपोर्ट बढ़ता है ना हमारा, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं, जिससे कि हमारे गवर्नमेंट के पास डॉलर्स आते हैं, जिससे हम इंपोर्ट, जब जो सही जगह हमें इंपोर्ट लगाएं, पैसा लगाना है, जैसे डिफेंस में लगाना है, हमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, हमें पेट्रोल खरीदना है, हमें डीजल खरीदना है, हमें उनके लिए गवर्नमेंट के पास डॉलर चाहिए। अब डॉलर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, लोन लेगी गवर्नमेंट, और जीडीपी क्या होगी, कम हो जाएगी। हमारी कंपनी IMF वगैरह और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो वो ये देखता है कि आपके पास कितना गोल्ड रिजर्व है और कितना फॉरेक्स रिजर्व है। बिल्कुल। तो हर ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है ना। अब पता चला तुम्हारा इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया, तो तुम्हारा को तो नेगेटिव में चलेगा ना। बिल्कुल। इसीलिए हमेशा कोई भी गवर्नमेंट होगी वो एक्सपोर्ट पे ध्यान देगी, जिससे कि
वो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन, फिर इसी वजह से इन्फ्लेशन हाँ मनी इन्फ्लेशन हाँ वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि अगर आपकी करेंसी भी डेप्रिशिएट तब हाँ। होती रहती है, डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी तब होती है जब आपका इंपोर्ट बढ़ता है और बढ़ता है। आपका डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है हाँ, ना। बिल्कुल। तो हमेशा गवर्नमेंट क्या, कोई भी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। हाँ। आपने सुना होगा मेक इन इंडिया हाँ। क्यों बढ़ा कहा मोदी जी ने, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आप अपने घर में खुद मैन्युफैक्चर करिए, आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन जब हो जाते हैं 2-3 कंट्रीज़ के बीच में, तो वो कंट्री ने मान के चलो माल बना देना बंद कर दिया आपको, हाँ। तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए बट इंडियन कंपनीज़ को एक्सपोर्ट का बढ़ावा इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। हमें नए मार्केट ढूंढने हैं। हाँ। हमें बोलता ना जॉब बढ़ानी है, हाँ। है ना, क्योंकि अभी लोगों के पास जॉब भी नहीं है, और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगे। बिल्कुल। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके वेयर हाउसेज हैं, डिपोज हैं, हाँ। तो उनका भी तो माल इंडिया में वो बनाना शुरू कर दिया ना, तो वो इंडिया से माल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस करना, और इंडिया में धीरे धीरे हर कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। और हम लोग अभी इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट के इंडिया में तो इंपोर्ट ज़्यादा ही है, डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में क्योंकि उस हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज भी उस तरीके के नहीं है जो हम, वो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए ना। हाँ, आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्यों खरीदे वो, अगर उसकी कंट्री में नहीं होगा तभी ना। हाँ। लेकिन इंडिया की जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, हाँ, वो अच्छी है क्योंकि फार्मा कंपनीज के पास यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन के साथ साथ वो पेटेंटेड मेडिसिन भी बना रहे हैं ना। तो जितना हम R&D में खर्चा करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, उतना अच्छा एक्सपोर्ट रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और मैम फार्मा इंडस्ट्री का जैसे मैं सुना हूँ कि 20 साल का पेटेंट होता है समथिंग, और अगर अदर कंट्री में हम लोग कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अगर फॉरेन में जाके वो अगर पेटेंट करवाना चाहे तो उसके रूल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा वो टफ होते हैं, और इंडिया के जो पेटेंट होते हैं उसका प्रोसेस बहुत इजीली होता है, इसलिए हम लोग चाह के भी ना फॉरेन में अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट ले नहीं पाते हैं। तो इस पे कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन पे भी फोकस करना चाहिए। एक्चुअली पेटेंट, ग्लोबल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ग्लोबल पेटेंट के लिए आपके पास उनके वो प्रूफ मांगेंगे ना, कि आपका प्रोडक्ट क्यों हम ग्लोबली पेटेंट करें, ऐसा क्या प्रोसेस पेटेंट करते हैं, क्या आपके रेसिपी अलग है। बिल्कुल। तो इंडियन कंपनीज क्या होती है, बहुत लेजी लेट बैक एटीट्यूड हो जाता है, क्योंकि उससे पहले कोई और मल्टीनेशनल ना उसने पेटेंट करा दिया सेम प्रोडक्ट का। बिल्कुल। और मैम कई सारे पेटेंट का वो लोग कॉपी भी कर लेते हैं, जैसे प्राडा है ना, उसने वो कोल्हापुरी चप्पल उसने लॉन्च कर दी, और हमारे यहाँ कोल्हापुरी चप्पल हमारी है। हाँ, बिल्कुल। तो अब बताओ, अब वो कहेगी उसने अगर पेटेंट करा दिया किसी दिन कोल्हापुरी चप्पल का, तो हम ढूंढते रह जाएंगे। हमारी चप्पल का तो वही बेचेगी, इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग। कई सारे प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं और उनका नेम चेंज करके वो खुद का पेटेंट को, तो वो एक्चुअली ये डिफरेंट वर्टिकल है, इसमें बहुत लीगल इश्यूज हैं। इसमें कोई अच्छा लीगल कंसल्टेंट हो जो जिसने ग्लोबल पेटेंट्स हैंडल किए हो, उससे कंसल्ट करके, अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट है, रेसिपी अलग है, आपका फॉर्मुलेशन अलग है, आपका कंपोजिशन अलग है, आपने अलग तरीके से उसको डिज़ाइन किया जो कि किसी ने नहीं किया, तो फिर आप करा सकते हो उसका ग्लोबल पेटेंट। बिल्कुल। मैम अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे बिजनेस के बारे में भी बात किया, अब मैं आपकी यहाँ पे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातें करना चाहूँगा। जैसे आप एक को ऑथर भी हैं और आपने इंस्पायरिंग माइंड करके बुक भी लिखा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो बुक लिखने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला और वो बुक से आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि मैं पहले ना पोएम्स लिखती थी, काफ़ी पोएट्री लिखती थी, वो मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी पब्लिश करने की, क्योंकि हर इंसान की ना हिम्मत नहीं होती, उसको डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या लिख दिया। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो वो हिम्मत कभी आई नहीं थी। बहुत सारा मेरे पास खुद का लिखा हुआ बहुत सारा मैटर था, मैं कोट्स वगैरह और लिंक्डइन पे और फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा लिखती थी। बट क्या हुआ, एक मेरे पास रैंडम अपॉर्चुनिटी आई, मैं किसी पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है उसमें मुझे बुलाया था, और मैंने एज अ पब्लिक स्पीकर काफ़ी अच्छा बोला था। तो वहाँ पे कोई पब्लिकेशंस था, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि आप हमारे साथ लिखिए, अपने विचार लिखिए, इंस्पिरेशन, आपकी लाइफ बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आज की डेट में इतना ज़्यादा इंस्पायर करने वाले लोग ही चाहिए। तो फिर मेरे को कुछ टाइमलाइन दी थी उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कुछ भी लिख दो, बट मेरे पास कोई टॉपिक था नहीं लिखने के लिए। जब मैं लिखने बैठी तो धीरे धीरे मैंने स्ट्रक्चर किया अपनी स्टोरी को, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अच्छा इसका टॉपिक ये होगा। मेरे को 7-8 दिन लग गए इस बारे में, काफ़ी रिफाइन किया, 2-4 बार एडिट किया, फिर डिलीट किया, फिर एडिट किया, मतलब पूरा लैपटॉप पे ही लिखा था, मतलब पहले पेपर पे लिखा, उसके बाद फिर
होता है ना लैपटॉप पे, क्योंकि हाँ, बुक पब्लिशर को तो पूरा देना पड़ता है ना, हाँ, अपने आप पूरा तैयार करके। मैं उस समय मैं ट्रैवल भी कर रही थी, इंटरनेशनली ट्रैवल भी कर रही थी, मेरे पास टाइम भी नहीं था, पर उन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में बोला लिखने के लिए। अगर वो प्रेशर नहीं आता ना मेरे पर, मैं कभी नहीं लिख सकती थी, ओके। क्योंकि उन्होंने प्रेशर डाला, आप लिखिए, मुझे ये स्टोरी लिख के दीजिए। हाँ। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं किसी को प्रूव करूं कि मैं बहुत अच्छी लेखक हूँ, ना ना। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी स्टोरी बतानी है। अब उसके बारे में कोई क्या सोचता है, क्या समझता है, बिकॉज हम जब सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल। तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और मैं सुना हूँ कि कई सारे आइडियाज़ इसलिए भी अंदर रह जाते हैं किसी भी इंसान के कि वो लोग क्या, चार लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ें माइंड में हमेशा चलती है। बहुत वो डर होता है ना। और एक आप एक गर्ल्स होते हुए, गर्ल्स की तो एक अलग सोसाइटी में प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उनसे बाहर निकल पाना एक बहुत मुश्किल होता है। आपके साथ आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है ना, अगर ऐसी चीज़ लिख दी तो फैमिली वाले बोलेंगे ये मार्केट, मतलब ये लोगों को बतानी नहीं थी ना आपको। आपको अपने पास रखने था इस इन्फॉर्मेशन। बट क्या होता है, कुछ चीज़ें ना इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं लोगों को बताना, क्योंकि वो भी यही सीख झेल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो उसके अगर उनको ये स्टोरी पता चलेगी तो वो यहाँ से सीख के उनके अंदर भी एक क्रेज़ आएगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। देखो, अगर मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा नहीं होता और बहुत सारे लोगों को मैंने आइडियलाइज नहीं किया होता, तो मैं आज वो नहीं होती जो आज मैं हूँ। बिल्कुल। तो अगर आज मेरे से कोई कुछ भी सीख सकता है, अच्छा बुरा मत सीखना, तो अच्छा ही सीखो भाई। अगर लगता है कि मेरे से कुछ थोड़ा सा इंस्पायर कर सकती हूँ इस लाइफ में, तो डेफिनेटली करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बिल्कुल। और मैम, आप बुक लिखने के साथ साथ आपका एक और अचीवमेंट जब मैं पढ़ रहा था, तो आप मिस यूनिवर्स, नहीं, मिसेस इंडिया, आप मिसेस इंडिया 2021 में भी रनर अप रही है। तो वहाँ पे कदम रखने का आपका क्या रीज़न रहा है कि बिजनेस से अचानक टर्न करना, वहाँ पे जाना और वहाँ से फिर एक अचीवमेंट हासिल करना? एक्चुअली मैं जॉब में ही थी, मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया जॉब से। तो 2020 एंड ऑफ 2020 ऑलमोस्ट दिसंबर में मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ब्यूटी पेजेंट का। और मैंने उसमें क्या होता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन फ़ोटोज़ थोड़ी भेजनी पड़ती हैं, और उसके बाद वो फ़िल्टर आउट करते हैं कि आप राइट कैंडिडेट हो कि नहीं हो। उसके बाद फिर वो इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड के बाद बहुत सारे राउंड्स होते हैं। वो राउंड्स में जाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम नहीं होता, प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं होता। बट मैंने धीरे धीरे कर लिया था, और वो रैंडमली देखो हो गया। वो प्रोसेस इतना टफ था ना कि आज अगर मुझसे कोई कहे कर लो, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें आपके ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, आपको अपना वॉकिंग, टॉकिंग, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपको मेकअप स्किल्स, आपको हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू टॉक, सबका वो एक तरीके से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और रैम वॉक से लेके आपको सारा चीज़ करना पड़ता है। इट्स लाइक जैसे मिस इंडिया होता है ना, जो अनमैरिड वुमेन के लिए होता है, मैरिड के लिए मिसेस होता है, मिसेस इंडिया। बट वो मैरिड वुमेन उन लोगों के लिए होता है जो कि डेफिनेटली लाइफ में कुछ कर चुकी हैं, अचीव कर चुकी हैं। बट बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारा अचीव कर लेती हैं, बट दे डोंट वांट टू शोकेस कि वो उनकी कोई अचीवमेंट्स हैं। बट वहाँ से मैंने वो सीखा जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखा था। वहाँ पे इतनी सारी औरतें थी, जो कोई डेंटिस्ट थी, कोई फाइटर पायलट थी, कोई पुलिस ऑफिसर थी। मतलब हर लेडी ना अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रांग लेडी थी कि अगर उसको ही देख लो तो इतना इंस्पायर कर लोगे। मतलब मेरे लिए ना ये था कि अच्छा, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियां भी हो सकती हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे, और हम क्या सोचते हैं शादी हो गई बस ज़िंदगी ख़त्म। बिल्कुल। बट लाइफ टर्निंग इवेंट था, क्योंकि 2021 में जब मैंने दमन में, जब उस समय कोविड पीरियड था, तो कोविड में क्या था कि हम घर से बाहर जा नहीं सकते थे, तो हमारी सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी। बट हम 7 दिन के लिए दमन गए थे, तो वहाँ पे हमारी रैम वॉक ट्रेनिंग, कोरियोग्राफी, और हमारा ड्रेस होता है ना, ड्रेस ट्रायल्स, और फिनाले, मेकअप। इट्स लाइक अ मूवी, जैसे मूवीज में नहीं देखा, जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी फीलिंग, सेलिब्रिटी फोटोशूट, और रैम वॉक कर रहे हैं, पीछे से गाने चल रहे हैं, और जो मोमेंटम था ना, जो हाई एनर्जी थी ना, एनवायरनमेंट बहुत इंस्पायरिंग था। और लाइफ में मैं तो कहती हूँ हर लेडी को ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। बट इस एक्सपेरिमेंट में मेरा बहुत टाइम गया, बहुत एनर्जी गई। मैं जॉब के बाद भी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ती थी, एक्स्ट्रा मैं अपने ऊपर काम करती थी, जो प्रोजेक्ट्स मुझे दिए जाते थे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जाते थे कि जैसे आपको आज से 10 साल तक के जितने मिसेस पेजेंट हुए उसमें क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं,
आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, आप क्या उसमें क्या होता है कि आपने क्या अपने प्रिपरेशंस की हैं, या आपको बहुत सारे इतने सारे असाइनमेंट्स होते थे ना कि मैं को टाइम नहीं मिलता। ओके। बट इट वाज अ लाइफ अचीवमेंट, और मेरे हिसाब से तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मैम अभी आप कई जगह पे वर्क कर रहे हैं, कई वर्क करते रहते हैं और कंटिन्यू ट्रैवलिंग रहती है, और कोई भी इंसान कहते हैं जब अगर कोई महिला या वुमेन होती है उनका पर्सनल लाइफ ही मैनेज नहीं हो पाता है। अब पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी इतना ज़्यादा मैनेज करना, तो दोनों में आप बैलेंस कैसे करती हैं? काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल रहता है हमेशा कि यार ना मैं बहुत परेशान हूँ, ना मैं पर्सनल लाइफ को ही खुद नहीं मैनेज कर पा रहा। आप दोनों को मैनेज कैसे कर ले पा रही हैं? हम स्कूल, जब आपको याद होगा जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, हाँ। ठीक है, तो आपके पास पीछे बैकग्राउंड में सपोर्ट आपकी मम्मी रहा करती हाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी सपोर्ट सिस्टम, हाँ। मम्मी थी, पापा थे। हाँ। तो आप वो थे तो आप घर भूल जाते थे, हाँ बिल्कुल। है ना। तो आप सिर्फ फोकस करते थे पढ़ाई के ऊपर। तो क्या होता एक टाइम तक आपको, शादी के 1-2 साल तक आपको पहले घर मैनेज करना पड़ता है। घर में मतलब चीज़ें मैनेज, आपको घर होता है ना, ये खरीदना है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, क्योंकि नए नए न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, तो 1-2 साल तो काफ़ी स्ट्रगल होती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होता है कि हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है, ही इज़ डूइंग 9 to 8। अब तो 9 to 5 नहीं हो गई, अब तो 9 to 8 जॉब हो गई। ऑलमोस्ट सबकी हो गई। ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। कम्यूट करते हैं लोग 1.5-2 घंटे। तो मेरे लाइफ में मेरा जो सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है। तो मैं, और हम क्या सोचते हैं, हम क्यों मदद क्यों मांगे दूसरों से। बिल्कुल। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनको कुछ चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि ये काम परफेक्शन में जाएंगे कि ये काम ऐसे ही होना था जो मुझे चाहिए, ऐसे ही खाना बनना था, इसी स्वाद का बनना था, तो थोड़ा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। और 9 to 5 जो हस्बैंड अगर आपका बिजी है तो आप, वो भी बिजी है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहा है, तो आप उसकी लाइफ को इजी कर सकते हो। बिल्कुल। सपोर्ट अपने हस्बैंड की लाइफ को इजी कर सकते हो, उसको थोड़ा रिलैक्स दे सकते हो, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो जॉब में। अब मेरी इंटरनेशनल बिजनेस की जॉब है, इंटरनेशनल सेल्स में क्या होता है ना, आपका मार्केट ही ओवरसीज है, आपको बाहर ट्रैवल ही करना है, आपको कस्टमर बाहर ही ढूंढना है। तो मेरे लिए ना, मेरा पैशन है ट्रैवलिंग। मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है। तो कोइंसिडेंटली और लकीली मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिलती तो हो सकता है मैं डोमेस्टिक में कोई ऐसी जॉब लेती जैसे ट्रैवलर की या कुछ। अब आप ट्रैवलर हो, इंटरनेशनल ट्रैवलर हो, आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। पर जब आप हो नहीं घर पे, तो आपके पास कोई होना चाहिए, या डोमेस्टिक सर्वेंट होना चाहिए, या हाउस हेल्प होनी चाहिए, आपकी फैमिली मेम्बर होना चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। अगर कोई भी नहीं है तो आप अपना सपोर्ट स्टाफ क्रिएट करें, क्योंकि हम इतना एक लेवल पे हम इतना अर्न कर लेते हैं कि हम उनको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो, इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे फिल्म स्टार्स हैं, चाहे आप पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारी आज की करंट चीफ मिनिस्टर है, वो भी तो लेडी है ना। हाँ बिल्कुल। वो भी तो कम से कम नहीं तो 18 घंटे काम करती होंगी। आराम से, है ना। किरण बेदी थी, हमारी IPS ऑफिसर थी। हम इतने अच्छे लोगों को जानते हैं, हमारे पास इतने अच्छे एग्जाम्पल हैं। वो लोग भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना, उनके भी तो बच्चे हैं ही। कई सारे वुमेन जो होते हैं वो अभी हमारे आर्मी फील्ड में भी है, आर्मी में CRPF में है। हाँ बिल्कुल। रिसेंटली में आपने मैम एक न्यूज़ देखा होगा, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर को भी किया, तो उसमें भी महिला ही उसको पूरा फाइटर पायलट, जब एक लेडी फाइटर पायलट होती है, वो आर्मी में या बॉर्डर पे खड़ी है, तो बॉर्डर पे क्या बच्चे तो नहीं लेके जाए। हाँ बिल्कुल। तो फैमिली, देखो पहले ही ऐसा होता था कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि हम घर पे रहें, सिर्फ घर का काम करें। बट अभी भी जो घर में भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। घर में रह के भी आजकल लेडीज़ इतना काम कर रही हैं, घर से भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो घर से भी टाइम निकाल रहे हैं ना। वो बिल्कुल। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको पसंद है वो काम तो टाइम निकालो, अगर पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हो तो मत करो। हाँ बिल्कुल। तो मैम अभी जिस तरीके से और भी चीज़ें आपके बारे में मैं सुना यहाँ पे, तो आप बता रहे थे कि आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते थे और आपके पास उतना रिसोर्स नहीं था, और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ UPSC का। तो आप जो भी चीज़ आज अचीव किए हैं, क्या आपको कभी लगता है, कभी किसी मोमेंट पे फील होता है कि नहीं यार मुझे भी IAS बनना चाहिए था, वो एक रिग्रेट सा फीलिंग होना, या ऐसा कुछ है कि नहीं मुझे काश मैं भी IAS ऑफिसर रहती?
देखो आईएएस ऑफिसर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस जॉब को, उसकी जॉब की एक्सपेक्टेशंस और उस पर खरा उतरना इम्पोर्टेंट हाँ, है। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी जॉब दी जाती है, क्या आप उसको खरा उतर पाते? तो अगर मैं आईएएस बनती तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं इंडिया की नंबर 1 आईएएस ऑफिसर बनना बनती। मैं हाँ। फिर ऐसी आईएएस ऑफिसर नहीं बनती जिसका कोई नाम नहीं जानता हो, ठीक है? हाँ, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा लोगों आज से आपके बारे में अगर कोई कविता शिरोटिया अगर सर्च करता है गूगल पे, चैट आता जीपीटी है, पे, वो तो पूरा पूरा आता है। इन्फॉर्मेशन आपका वहाँ पे दिया जाता है। तो तो जैसे अगर मैं आईएएस नहीं बन पाई तो मैंने अपनी फील्ड में वो किया जो कि सबसे टॉप पे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लोग जानते हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री में भी लोग जान रहे हैं, बाहर के भी लोग जान रहे हैं, तो हमें व्हाट मैटर्स टू अस इज़ हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस, हाउ वी कैन इंस्पायर अदर्स। और हम क्या करंट जॉब में सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। अगर सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाइड, मोस्ट हाँ, अगर इम्पॉर्टेंट हम है। हैप्पी हैं, अगर मैं आईएएस बन के, अगर वो मेरा सिर्फ सपना होता और बनने के बाद मैं हैप्पी नहीं होती, मैं उस पर हाँ, खुश नहीं रहती, तो हाँ। मेरी जॉब बेकार थी। बिल्कुल मैम। और अभी अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में आप जिस तरीके से आप जिसमें में प्रिपरेशन का सोच रहे थे, उसमें एक आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी का एक गढ़ माना जाता था मुखर्जी नगर, जो अभी भी है। और अगर हम कोचिंग का भी फ़ी देखें तो 2 लाख 3 लाख रुपए फ़ीस हमारे कोचिंग के रहते हैं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे उसको एफर्ड नहीं कर पाते। तो शायद वहाँ पे भी कई सारे बच्चे का एक विज़न जो होता है वो कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी देखने को मिलता है काफ़ी आईएएस बन सकते हैं, बट उसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए, पेशेंस, फैमिली का गाइडेंस, सपोर्ट प्रॉपर और पेरेंट सपोर्ट काफ़ी बिल्कुल मेहनत ज़रूरी है। चाहिए। और अगर आप 1-2 साल अटैम्प्ट कर रहे हो, 1-2 अटैम्प्ट में हार नहीं माननी चाहिए, थोड़ा मेहनत के साथ, थोड़ा अर्ली प्रिपरेशन आई थिंक बिल्कुल मैम। और मैं कई सारे आईएएस ऑफिसर का भी मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है रिसेंटली में, तो उनका एक ही वहाँ पे उनका जो आंसर सुनने को मिलता है यही चीज़ का कि अगर आप सेल्फ, और उन्होंने कई सारे जो 2-3 आईएएस ऑफिसर थे उन्होंने सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी किया, उन्होंने कहीं भी कोचिंग नहीं किया है। चाहे वो पीसीएस ऑफिसर भी रहे, उन्होंने भी कहा कि मैंने आज तक कहीं भी कोचिंग नहीं किया, खुद से सेल्फ एनालाइज किया, गाइडेंस लिया सोशल मीडिया पे। जबकि उस समय में जब वो बने थे तो सोशल मीडिया उतना डेवलप नहीं था और उतना सोशल मीडिया का कोई क्रेज़ भी नहीं था, तो फिर भी उस मोमेंट पे वो सेल्फ स्टडी करके बोले मैंने खुद से निकाला है। देखो आईएएस बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, बात यह है कि आप उस जॉब पे फिट बैठ रहे हो कि हाँ नहीं। बिल्कुल। पर्सनैलिटी हर आप पर्सनैलिटी का उस अलग होती है। माइंडसेट के हो कि नहीं हो। गिव अप माइंडसेट है तो आईएएस मत बनो। हाँ बिल्कुल। आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत करके बहुत लोगों से आपको बिल्कुल। बात करनी पड़ेगी, अपनी बात को आगे रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो आईएएस भी एक अच्छा लीडर होता है। बिल्कुल। और मैम अभी के आईएएस का देखा जाता है, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे देखता है कि लाल बत्ती, इतना ज़्यादा पावर, लोगों को क्रेज़ करना, तो ये सब चीज़ें देख के आज बच्चे इंस्पायर हो रहे थे। कहीं ना कहीं ये गलत है। पावर नहीं देखनी चाहिए, हमें ये देखना है सर्विस। इट्स अ सर्विस। सर्विस, बिल्कुल। इट्स अ सर्विस टू द सोसाइटी। हाँ। आईएएस ऑफिसर की जॉब एक बहुत टफ जॉब है। उसमें 24 आवर्स तक आपको पूरा बिल्कुल 18, मुझे लगता है एक आईएएस ऑफिसर 2-3 घंटे ही सोता होगा। मैम यही सवाल मैं पूछा था कि सर आप इस तरीके से भी एक ऑफिसर हैं यहाँ पे, आप अपने पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करते हो? तो वो बताते हैं कि मुझे 1 बजे रात में, 2 बजे रात में कॉल आ जाए तो तुरंत जाना पड़ता है। तो उनका कोई लाइफ का कोई फिक्स नहीं कितने आवर्स की ड्यूटी है। वो एंजॉय कर रहे हैं ना उस चीज़ को। हाँ। उनके कोई ज़बरदस्ती उनको आईएएस बना के बिठाया नहीं है। ही इज़ एंजॉइंग, शी इज़ एंजॉइंग। तो अगर आप आईएएस बनो या आप कोई भी जॉब करो, अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, हाँ, तो मत करो। और मैम अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो वुमेन होती है, कई सारी फीमेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आईएएस फील्ड में टॉप कर रही है, टॉप रैंक में आ रही है, तो और सेल्फ स्टडी करके टॉपर्स भी रहे हैं। तो कहने की आज उतना भी मुश्किल नहीं, अगर आप डेडिकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो आईएएस, जो लड़कियां आईएएस अगर आईएएस की सिर्फ प्रिपरेशन ही कोई कर रहा है ना, वो कुछ ना कुछ बन जाएगा लाइफ में। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ना रिजल्ट देखते हैं, हम प्रोसेस को नहीं देखते हैं। अगर आप आईएएस बनते हो तो आपको जनरल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये क्यों देखते हैं कि हम अगर वो चीज़ नहीं बन पाए तो हम कुछ तो बन पाएंगे, अच्छे इंसान तो बन पाएंगे, नॉलेजेबल पर्सन तो बन पाएंगे ना। मैम इतना तो मैं देखा हूँ कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सारे फील्ड का एक ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा, आप किसी भी फील्ड में आप बेहतर कर सकते हो। जैसे आज मैं पॉडकास्ट भी कर पा रहा हूँ आपके साथ, इतने सारे क्वेश्चन, फॉरेक्स, जीडीपी, जीएनपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी समझ पा रहा हूँ, तो मैंने वहीं से सीखा है, तो उन चीज़ों को पढ़ा है, तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, हाँ ये चीज़ें ये होती है। तो मैम एक ना कहीं पे मैंने सुना था कि किसी भी स्ट्रगल्स, कोई भी इंसान को ना आज का शाहरुख खान पसंद आता है, स्ट्रगलर शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता है।
एक्चुअली क्या होता है ना, हर इंसान को सक्सेस स्टोरी सुनना हाँ बिल्कुल। पसंद है, कोई फेलियर स्टोरी नहीं सुनना चाहता। हाँ आप भी रिज्यूम अपना सीवी बनाते हो तो हमेशा अचीवमेंट्स दिखाते हो, अपने हाँ फेलियर्स नहीं दिखाते, बिल्कुल। है ना? और क्योंकि फेलियर्स बताना, पहले तो अपने फेलियर्स बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ ठीक है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सक्सेस एक जर्नी है, इट्स हाँ नॉट अ डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन। सक्सेस को हम इस तरीके से लें कि ये प्रोसेस है, एक हाँ पार्ट है टू बिकम समथिंग। सम और इस प्रोसेस में ना बहुत सारे बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारे सेटबैक्स हैं, बहुत सारे लोज हैं, बहुत सारे आप नीचे आपको बहुत सारे धक्के मिलेंगे, बहुत सारे लोग हाँ आपको नीचे खींचेंगे, है ना? बिल्कुल तो फेलियर्स अगर मैं अपनी गिनती बताऊं तो बहुत सारे फेलियर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। एक बार तो मुझे स्कूल में हेड गर्ल के लिए बोला था, एक बोलने के लिए स्पीच, मैं तो बोल ही नहीं पाई। हेड गर्ल की स्पीच में मैं इतना फंबल हुई, फंबल। तब इतना नर्वस हो गई कि मुझे हेड गर्ल ही नहीं बनाया। आज इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट को और मैं बोलूँ कि मैं एक दो इंटरव्यूज़ शुरुआती दौर में मैं रिजेक्ट हुई हूँ। हाँ इंटरव्यूज़ में जैसे होता है ना, कंपनी ने बोला, एक कंपनी ने तो मुझे बोला कि आप लड़की हो, आपके पापा पुलिस में हैं, आपको ये जॉब हम क्यों दें, आप तो हाँ कर ही नहीं पाओगी, हाँ आपकी तो फैमिली अलाउ नहीं करेगी, हम बिल्कुल। इंटरनेशनल सेल्स में तो आप अलाउड ही नहीं हो। और बहुत सारे राउंड्स में ये बोला कि आप फैमिली कैसे मैनेज करोगी। हाँ बिल्कुल तो रिजेक्शंस होते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करते हैं बिकॉज हाउ यू लुक, कैसे हाँ आप दिखते भी हो। बिल्कुल तो क्या होता है ना कि हमें उस जॉब को पाने के लिए हमें उस जॉब के जो क्राइटेरियाज हैं उस पर हाँ काम करना चाहिए ना, बिल्कुल। कि हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, हाउ यू ट्रांसफॉर्म ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, हर चीज़ पे काम करना चाहिए, बिल्कुल मैम। कम्युनिकेशन पे भी काम करना चाहिए अपनी, कैसे बात करते हैं, क्योंकि हाँ जॉब बिल्कुल। में तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हाँ चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी आपको आंसर्स दे देगा, हाँ आपके बिहाफ पे बोल थोड़ी ना देगा मीटिंग में। बिल्कुल मीटिंग में तो आपको ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैम ये मैंने यहाँ पे एआई वगैरह से रिलेटेड भी कोच से भी बात की, तो एआई कभी भी आपको एआई हैंडल, तो प्रॉम्प्ट तो हम ही देते, जैसा प्रॉम्प्ट हम देंगे वो तो उसी तरीके से वो रिजल्ट देगा। मैम अभी जिस तरीके से आपकी स्टोरी सुन रहा था मैं, आप जैसे बैकग्राउंड आपने बताया आप झांसी से बिलोंग करती है, और एक बहुत ही फेमस महिला रही है झांसी की रानी करके, जो उसको उनके बारे में अगर कुछ भी इंट्रोडक्शन या उनके बारे में कुछ भी बोला जाए तो बहुत कम है। और 1857 का जो ये विद्रोह हुआ था उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका वो झांसी से निभाई थी, और जिसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। आज अगर प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं आपको देखूं या कोई भी इंसान आपको जिस लेवल पे देख रहा है, आप स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचिए, क्या प्रेजेंट मोमेंट में आपको एक रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के तौर पे देख सकते हैं? नहीं, मैं उन जैसे मेरे को कंपेयर करना झांसी की रानी से मेरे लिए तो बहुत वो है, हो जाएगा। हाँ क्योंकि वो लेडी ऑलमोस्ट शी डाइड एट द एज ऑफ 20। हाँ और वो उन्होंने बचपन से, इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी हुई, उन्होंने घुड़सवारी आती थी हाँ उनको, बिल्कुल तलवारबाजी, और उन्होंने अंग्रेज़ों से विद्रोह किया, उन्होंने बिल्कुल अपनी सेना तैयार की, और उनके बहुत सारे लोगों ने उनके साथ ना उनको धोखा दिया, है ना? बिल्कुल। हाँ नहीं तो तो शायद वो हारती नहीं। हारती नहीं, वो गिव अप एटीट्यूड उनमें था ही नहीं। बट झांसी में पैदा होना इतने गर्व की बात है हाँ कि उस मिट्टी में अगर हम पैदा होते हैं झांसी में, तो उससे ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे अंदर आया होगा। बट ये कह सकते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके अलावा तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि उनसे मेरी तुलना इट्स इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ ना। बिल्कुल। और मैम कहा जाता है कि आप एक महिला होके इतने बड़े लेवल पे पहुंची है, कई कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं, को ऑथर हैं, कई सारे ऑडिशंस दे चुकी हैं, और उसमें एक रनर अप में भी रही है मिस इंडिया में। तो मैम अभी कहा जाता है कि अगर कोई परिवार का पुरुष आगे बढ़ता है तो सिर्फ पुरुष आगे बढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कहते हैं ना, इफ़ यू एडुकेट अ वुमेन यू एडुकेट होल सोसाइटी एंड होल कंट्री। तो मैं ऐसे देखती हूँ कि योर सोसाइटी इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द कंडीशन ऑफ वुमेन ना, हाँ, कैसे उनकी दशा है। हाँ तो करंटली मैं ये कह सकती हूँ कि इफ़ समबडी अगर मेरी फैमिली ने मुझ पर थोड़ा सा भी, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो अगर उन्होंने एक कविता सिरौठिया पे इन्वेस्ट किया तो उसने 1000 कविता बनाने का उसमें क्षमता है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब ये एक तरीके से
कह सकते हैं ये ग्लोबल ब्रांड ही बनेगा। इस नाम को इतना ऊंचा जाएगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल मैम, आप मेरा लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड होता है क्वेश्चन का यहाँ पे, तो आपके लिए रैपिड फायर राउंड का कुछ क्वेश्चन है, तो आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। क्या आपका फेवरेट देश जहाँ आप बार बार जाना चाहेंगे? मेरा फेवरेट देश तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बोल दूँ इस पॉडकास्ट में कि एक मेरा फेवरेट देश था, तो बहुत सारे क्लाइंट्स ना मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, जिनको मैं वो देखेंगे। तो मेरे लिए एक फिर भी एक फेवरेट कंट्री, एक फेवरेट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू वेयर आई फील कि मैं घर जैसा फील करती हूँ, इट्स लाइक इजिप्ट। एंड सेकंड मैं दूसरा भी बोलना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत क्लोज है, इथियोपिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वर्क या पैसन? मेरा वर्क और पैशन दोनों है आज की डेट में। मैं जो अगर आपको एक चीज़ सेलेक्ट करना, वर्क और या पैसन को, तो आपको कौन सा फेवरेट है? दोनों मेरा जो काम कर रही हूँ दैट इज़ माई पैशन। ओके। आपका लाइफ मंत्र एक लाइन में? मेरा लाइफ मंत्र ये है कि सोसाइटी शुड नॉट डिफाइन यू, यू शुड डिफाइन योर ओन डेस्टिनी। और एक मेरा बहुत फेवरेट भी है जो मैंने बोल चुकी हूँ, सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके। कॉफ़ी या टी? अब मैं पहले टी पीती थी, अब बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, तो अभी मैं आई हैव टर्न टू ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क एंड शुगर। सबसे यादगार इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ हुई है आपकी? इंटरनेशनल मीटिंग सबसे यादगार तो नहीं कह सकती। यस, आई कैन से कि द लॉन्गेस्ट स्टे आई हैड एवर बीन इन इजिप्ट एंड इथियोपिया। मैम आपकी फेवरेट बुक? फेवरेट बुक मेरी है हाउ टू टॉक टू पीपल ना, हाउ टू, और ये कह सकते हैं मेरी अपनी खुद की द इंस्पायरिंग माइंड्स। ओके मैम, लास्ट मोमेंट में मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जिस तरीके से अभी एक अच्छे लेवल पे, अगर आपकी तरह कोई भी इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, और ख़ास करके कोई अगर महिला, कोई भी फीमेल, उनको आगे बढ़ना है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये मैसेज दे सकती हूँ कि डोंट लिमिट योर सेल्फ। World is waiting for you, and the whole cosmos and the universe is waiting for a rising star, and you should not limit with your family restrictions. You should not limit with your whatever the person thinks about you. You should be a leader, you should be a dreamer, you should be achiever. और अपने मेहनत पे विश्वास रखो और अपने ऊपर विश्वास रखो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और काफ़ी कुछ यहाँ से हमारे ऑडियंस को सीखने को मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अच्छे लेवल पे जाइए, ताकि हम लोगों को भी सीखने को मिलता है। अब एक महिला हो के आज इतने बड़े लेवल पे, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, मैम के बारे में अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो या जानना हो, तो आप गूगल पे या ChatGPT पे सर्च कर सकते हैं। कविता शिरोटिया करके इनका नेम अगर आप सर्च करते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे गूगल आपको बता देगा, और इनकी कई सारी अचीवमेंट रही है, और इन पॉडकास्ट से भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, और काफ़ी कुछ और भी अगर सीखना चाहते हैं तो हम मैम को फिर से पॉडकास्ट में इनवाइट कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इनकी जो बुक है इंस्पायरिंग माइंड, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनका वहाँ पे अमेज़ॉन से ई बुक वहाँ पे डाल दूँगा लिंक, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ पे लिंक से देख सकते हैं, और वहाँ से पूरी बुक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप इसी तरीके का पॉडकास्ट अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए कि आज हमारी इंडिया की एक महिला जो इंटरनेशनल लेवल पे इतने ज़्यादा कंट्री में ट्रैवल करके एक अलग पहचान बनाई हुई है और लोगों को इंस्पायर कर रही है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने देर के लिए बने रहने के लिए। और भी पॉडकास्ट को अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं हम एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद। धन्यवाद शुभम जी।